क्या आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड में रावण किसको कहा जाता था? वो एक ऐसा गैंगस्टर बना जिसने अपने समय अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों के नाक में दम कर दिया। चाहे वो अंडरवर्ल्ड के डैडी जी यानी कि अरुण गवली हो या फिर दाऊद इब्राहिम, हर कोई उसके नाम से खौफ खाने लगा। 80 के उस दौर में मुंबई की कपड़ा मिल में जबरदस्त हड़ताल हुई। इस हड़ताल का नतीजा इतना खतरनाक हुआ कि अंडरवर्ल्ड के साथ साथ शासन प्रशासन भी हिल गया और एक्शन मोड में आ गया। तो चलिए मिलते हैं आज अंडरवर्ल्ड के रावण से। आज की स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग भी। साल 1982 में देश की फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर जाने जाने वाली मुंबई एक बदलता हुआ वक्त देख रही थी। मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और हड़ताल पर आमादा थे। कपड़ा मिलों में लगभग 2.5 लाख मजदूर काम कर रहे थे। हड़ताल की वजह से इनमें से हजारों मजदूर अपनी रोजी रोटी खो बैठे। इनमें से कुछ सब्जी का ठेला लगाने लगे, कुछ चाय बेचने लगे, तो कोई कुछ और काम करने लगे। मगर इसकी वजह से मुंबई के कपड़ा व्यवसाय को जबरदस्त नुकसान हुआ और कई कपड़ा मिलें बंद होने के कगार पर आ गई। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दादर सब्जी मंडी से, जो मुंबई की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहलाती है। 80 के दशक में भी यहाँ पर करोड़ों रुपयों का कारोबार होता था। इसी सब्जी मंडी में पोटिया गैंग भी अपनी भाईगिरी का धंधा चलाती, यानी कि यहाँ काम करने वाले व्यापारियों से हफ्ता वसूलती थी। इसी सब्जी मंडी में अजीत नाइक की भी दुकान थी। अजीत बेसिकली अपने पिता मारुति राव नाइक के जमे जमाए धंधे को संभाल रहा था। सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अजीत अपनी दुकान पर लगातार काम करता रहा। अजीत के अलावा इसके 2 भाई और एक बहन भी थी। अजीत के छोटे भाई का नाम था अमर मारुति राव नाइक। इससे छोटे वाले भाई का नाम अश्विन नायक था। अश्विन एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। चलिए नायक परिवार से निकलकर चलते हैं एक बार फिर दादर सब्जी मंडी में, जहां पोटिया गैंग हर हफ्ते यहां के व्यापारियों से पैसे वसूलती थी। आगे चलकर व्यापारियों ने हफ्ता वसूली को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया जैसे कि उन्हें तो ये टैक्स देना ही है। अजीत का छोटा भाई अमर झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था। वहीं अक्सर किसी न किसी से झगड़ा कर ही लेता था। ऐसी कंडीशन में उसके पिता ने उससे कहा कि तुम अपने भाई के साथ सब्जी के धंधे पर ध्यान दो। अजीत काफी मेहनती था। उसने कहा चलो ठीक है, मैं अपने भाई को अपने साथ रख लेता हूँ। अब अमर अपने भाई के साथ सब्जी के धंधे पर आ गया। लेकिन अब की बार जब पोटिया गैंग के लोग हफ्ता वसूलने के लिए अजीत की दुकान पर आए तो उनका सामना अमर से हुआ। अमर ने उन्हें एक पैसा भी देने से मना कर दिया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। हालांकि दूसरे व्यापारी लगातार हफ्ता देते रहे, लेकिन जब अमर ने हफ्ता देने से साफ मना कर दिया तो पोटिया गैंग को लगा कि अब हमको कोई चैलेंज करने लगा है और यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। पोटिया गैंग के लोगों ने एक दिन पैसा वसूली के चक्कर में अजीत की पिटाई शुरू कर दी। वो अजीत से अमर का पता भी पूछ रहे थे। यह देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन 5 को चुनौती देना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में पोटिया गैंग के 3 लोग घायल हो गए और बाकी 2 भाग गए। लेकिन इसके बाद अमर नायक का सिक्का दादर सब्जी मंडी में चलने लगा। उसने अन्याय के खिलाफ पहली बार आवाज उठाई थी। लोग उसके साथ खड़े थे। अमर के पिता और भाई ने भी ये बात मान ही ली कि अब वो हफ्ता वसूली का पैसा नहीं देंगे। इधर पोटिया गैंग को लग रहा था कि उसका दबदबा कम हो रहा है। वो अमर को सबक सिखाने के मंसूबे बना रहा था। इधर अमर अपने आप को मजबूत कर रहा था। वो लोगों से संबंध बना रहा था ताकि जरूरत पड़ने पर लोग उसका साथ दे सके। लोग उसके साथ खड़े भी हुए, लेकिन पोटिया ने जो चाल चली उसके बारे में अमर नायक और उसके बाप ने भी नहीं सोचा था। दरअसल पोटिया गैंग ने अमर के छोटे भाई अश्विन को किडनैप कर लिया और बदले में अमर नायक की डिमांड की। ये बात पता चलते ही अमर का खून खौल गया और उसने अपने लड़कों को तैयार किया और पोटिया गैंग पर हमला करने की तैयारी की। जिस रात सुबह 4 बजे अमर नायक अपने लड़कों के साथ पोटिया गैंग पर हमला करने के लिए निकले, उसी समय अश्विन ने किडनैपरों को चकमा दिया और वहां से भागकर अपने घर आ गया। जब वो अपने घर आया तो लड़ाई का कारण ही खत्म हो गया। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन पोटिया गैंग अपने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने लड़ाई का पैंतरा बदल दिया। इस बात को अमर और उसका परिवार भी समझ गया था कि पोटिया गैंग के साथ उनकी लड़ाई की ये शुरुआत है। वो पोटिया गैंग के अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहता था, इसीलिए उन्होंने दादर, चिंचपोकली, परेल जैसे इलाकों में अवैध शराब का धंधा करने वाले या जुए सट्टे का काम करने वालों को
डराना शुरू किया। अमर नायक के लड़के अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर इन लोगों के पास पहुंचे, उन्हें धमकाते और फिर उनसे पैसा वसूलते। इससे पोटिया गैंग की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई और इन इलाकों में अब अमर के गैंग का सिक्का चलने लगा। इस बीच भाई खला में अरुण गुलाब गवली अपना रुतबा जमा चुका था और वो दूसरे इलाकों में भी पैर पसार रहा था। आगे चलकर अमर नायक गैंग की अरुण गवली गैंग से सीधी टक्कर होने लगी, पर अमर के पास उस तरह के हथियार नहीं थे जैसे अरुण के लोगों के पास होते थे। हथियारों के लिए पैसों की आवश्यकता थी और अमर के पास इस समय पैसों की कमी थी, इसीलिए उसने एक लोकल गुंडे राम भट्ट को अपने साथ मिलाया। इसके साथ ही उसका संपर्क गुजरात के पठान गैंग से हुआ और उसके संपर्क में आने के बाद उसने मुंबई में ड्रग्स का धंधा भी शुरू किया। ड्रग्स के धंधे में इसे जबरदस्त फायदा हुआ। आगे चलकर अमर नायक ने दूसरे इलाके के व्यापारियों से भी हफ्ता वसूली शुरू कर दी। प्रभा देवी इलाके में वालजी पालजी भाई का राज चलता था। अमर नायक ने इनसे हाथ मिलाया और अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। धीरे धीरे अमर नायक का रुतबा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बढ़ता गया। साल 1985 में दादर के इलाके से शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, परंतु अमर नायक के डर से ना तो वहां शिवसेना के कैंडिडेट की कोई सभा हुई और ना ही वहां कोई वोटिंग। इसके पीछे कारण था कि शिवसेना के कैंडिडेट के खिलाफ एक पारसी कैंडिडेट खड़ा था। अमर नायक ने उसे मदद करने का वादा किया, बदले में पैसे लिए। हालांकि फिर भी शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया। आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जहां एक तरफ दाऊद इब्राहिम अरुण गवली और उसके लोगों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे अमर नायक और उसके लड़के भी कड़ी चुनौती दे रहे थे। हालांकि इस समय तक दाऊद खुद दुबई शिफ्ट हो गया था और अपने दुश्मनों की सफाई के लिए उसने छोटा राजन को छोड़ दिया। छोटा राजन ने अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली, बाबू रेशिम, रामा नायक, लेकिन अमर नायक पर कंट्रोल कर पाना छोटा राजन के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अमर नायक भी अक्सर बाहर रहता था। वो कभी लंदन तो कभी बैंकॉक रहता था। उसके पास 5 अलग अलग पासपोर्ट्स थे और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अमर नायक का चेहरा सार्वजनिक नहीं हुआ। पुलिस सरगर्मी से अमर नायक की तलाश कर रही थी। अमर नायक एक बार पुलिस वाले के सामने गया, उसे हाय हेलो किया और फिर वहां से चला गया। पुलिस वाले को पता ही नहीं चला कि वो अमर नायक है, क्योंकि वो अपना हुलिया बदलने में माहिर था। अमर का बड़ा भाई अजीत अब शिवसेना में सक्रिय था। वो अभी भी सब्जी बेचने का ही काम करता था, जबकि सबसे छोटा भाई अश्विन एक हाईली क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर था। उसने गुजराती लड़की नीति से शादी की और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अमर नायक का भाई था, इसीलिए वो छोटा राजन के निशाने पर आ गया। एक बार जब वो अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर मुंबई आया, तो वेस्टर्न हाईवे पर उसकी कार पर हमला हो गया। गोलियों की बौछार हुई। इस दौरान अश्विन और उसकी पत्नी तो बच गए, लेकिन अब नीता ने सब्र खो दिया। उसने अब अश्विन को इंसिस्ट किया कि वो अपने भाई की गैंग को ज्वाइन कर ले, और अश्विन ने भी उसकी बात को मान लिया। अश्विन अब अमर की गैंग में था। उसने अपने ससुर हरिलाल जेठवा के साथ मिलकर हवाला का काम शुरू किया। हरिलाल जेठवा पहले से ही इस काम को किया करता था। अब इनकी कमाई कई गुना बढ़ गई और इससे अरुण गवली को जबरदस्त मिर्ची लगी। उसने हरिलाल जेठवा को मारने के लिए तान्या कोहली को ऑर्डर दिया और तान्या कोहली ने 22 मई 1993 को हरिलाल जेठवा को मार दिया। अमर नायक के ना चाहते हुए भी अश्विन ने तान्या कोहली को मारने का फैसला कर लिया। तान्या को पुलिस ने अमरावती की जेल में रखा। 17 सितंबर को मुंबई पुलिस विदर्भ एक्सप्रेस से तान्हाजी कोहली को अमरावती लाने की तैयारी कर रही थी। उसकी पेशी की अगली तारीख दी जा चुकी थी, 1 अक्टूबर। उसे वापस अमरावती जेल ले जाने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर दिलीप नीरापुरे, हेड कांस्टेबल भाटकर, कांस्टेबल मानकर पर थी। इन्होंने तान्या को विदर्भ एक्सप्रेस के लगेज डिब्बे में बिठाया और उसकी हथकड़ी को खिड़की के साथ बांध दिया। अश्विन ने अपने शूटर तैनात कर दिए और कल्याण स्टेशन पर तान्या कोहली का गेम बजाना तय हो गया, क्योंकि विदर्भ एक्सप्रेस कल्याण स्टेशन पर रात के 9 बजे पहुंचती थी। ये काफी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन था। अश्विन ने सोचा कि यहाँ पर तान्या कोहली को टपका कर शूटर्स के लिए भागना आसान होगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। ट्रेन की खिड़की से दोनों हाथ बंधे होने के कारण तान्या कोहली कुछ करने को कंडीशन में नहीं थी। तान्या कोहली को गोलियों से छलनी करने के बाद जब ये लोग भाग रहे थे,
इस दौरान इंस्पेक्टर दिलीप नीरापुरे और रेल पुलिस ने मिलकर इन्हें पकड़ लिया। तान्या को पहरा दे रहे पुलिस के दोनों कांस्टेबल इस हमले में घायल हो गए। तान्या कोहले की हत्या के आरोप में नीलेश असगांवकर और उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अश्विन को भी गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। इधर अरुण गवली को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अश्विन तान्या कोहली को मारने का काम कर सकता है। अब उसने नई गैंग को खत्म करने का ठेका अपने भरोसेमंद साथी सदा मामा यानी सदा पावले को दिया। मुंबई के ग्रांट रोड पर मौजूद शीतल स्टोर का मालिक बाबू भाई शाह अमर नाइक के फाइनेंसरों में से एक था। अरुण गवली ने सदा पावले के जरिए उसकी संदेश भिजवाया कि वो दगड़ी चाल आकर उससे मिले, लेकिन मालिक बाबू शाह अरुण गवली से मिलने के लिए नहीं गया और उसके नियोते को ठुकरा दिया। दरअसल अरुण गवली शाह को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे अमर नाइक से दूर करना चाहता था। लेकिन शाह के मना करने के बाद 6 मार्च 1994 को सदा पावले ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाह को मौत के घाट उतार दिया। इसकी वजह से अमर नाइक गैंग की फाइनेंशियल कंडीशन अब खराब हो गई। इतना ही नहीं, मलिक बाबू भाई शाह का बेटा वीरेंद्र शाह अब दगड़ी चाल चला गया। उसने अरुण गवली को 25 लाख रुपए दिए और अब वो अरुण गवली के इशारे पर काम करने लगा। इधर अमर नाइक का खौफ व्यापारियों में कम होने लगा। तब अमर नाइक ने भी अरुण गवली के फाइनेंशियल सोर्सेस पर अटैक करने का प्लान तैयार किया। भाई खला की सबसे बड़ी कपड़ा मिल खटाऊ कपड़ा मिल थी, जिसका मालिक था सुमित खटाऊ। ये अरुण गवली को हफ्ता दिया करता था। खटाऊ मिल में 5700 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब वो सभी हड़ताल पर चले गए। इसकी वजह से सुमित खटाऊ को हर साल 56 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा था। मील के मालिक ने सोचा कि अगर वो इस मील की जमीन को बेच देगा तो उसे पैसे से किसी दूसरी जगह नई मील चालू कर देगा। मील का टोटल एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर का था, जिसकी उस समय कीमत थी लगभग 500 करोड़। लेकिन मील की जमीन को बेचने के मामले में मील के मजदूरों की यूनियन ने अड़ंगा लगा दिया। मील को बेचने की परमिशन उसे अदालत से तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही यह एक पेंच ये भी था कि मील की जमीन को बेचने के लिए उसे मजदूर यूनियन की परमिशन की भी आवश्यकता थी। इस मामले में सुमित खटाऊ ने अरुण गवली को भी इन्वॉल्व किया। वो अरुण गवली के पास गया, उसे 3 करोड़ रुपए देकर इस बारे में बताया और फिर उसे मील की जमीन को बेचकर मिलने वाली कीमत का 10% देने का ऑफर भी दिया। लेकिन अरुण गवली के लिए भी ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय राष्ट्रीय मील मजदूर संघ यानी के RMMS के अध्यक्ष पद पर हरिभाऊ नायक मौजूद थे। उनके पास जब मील की जमीन बेचने का प्रपोजल आया तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें मजदूरों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। अब इस बात से असंतुष्ट होकर उन्होंने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया। बिना मजदूर संघ के अध्यक्ष ही परमिशन की जमीन को बचा नहीं सकता था। इसके बाद अरुण गवली ने राजनीतिक चाल चली और गांधीवादी नेता हरिभाऊ नायक को पद से हटाकर अपने किसी व्यक्ति को बैठाने का प्लान बनाया। अरुण गवली ने शंकर राव जाधव को यूनियन का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। इसकी तैयारी चलने लगी। इस बात की जानकारी जब अमर नाइक को लगी तो वो समझ गया कि यदि अरुण गवली ने अगर ये काम कर दिया तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा कि वो उस समय का सबसे अमीर डॉन बन जाएगा। अमर नाइक यह होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपने लोगों को कहा कि तुम सुमित खटाऊ को ही मार दो। अमर नाइक के लोग अब सुमित खटाऊ की रैकी करने लगे। हर गैंग में दूसरी गैंग के खबरी मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अरुण गवली गैंग में अमर नाइक के आदमी मौजूद थे और अमर नाइक की गैंग में अरुण गवली के आदमी मौजूद थे। अरुण गवली उस समय पुणे की यरवड़ा जेल में मौजूद था। जैसे ही उसे ये खबर लगी कि अमर नाइक सुमित खटाऊ को मारने की प्लानिंग कर रहा है तो उसने सदा मामा को याद किया और उससे कहा कि अमर नाइक गैंग का पक्का इलाज करने की जरूरत है। इस समय मुंबई में अमर नाइक गैंग का सबसे मजबूत आदमी अमर नाइक का छोटा भाई अश्विन नाइक था, जो मुंबई में रहकर उसके लिए काम करता था। लेकिन तान्या कोहली की मौत के बाद उसको कल्याण की आधार बाड़ी जेल में रखा गया। सदा मामा ने डिसाइड किया कि अगर अश्विन नाइक का गेम बजा दिया जाए तो अमर नाइक गैंग का सफाया करना आसान हो जाएगा। अश्विन नाइक ने जिस तान्या कोहली को मारा वो सदा पावले का खास आदमी था, इसीलिए सदा मामा के भीतर एक बदले की भावना भरी हुई थी। 18 अप्रैल साल 1994 को अश्विन नाइक को कोर्ट में पेश किया जाना था। सदा मामा ने अरुण गवली के 2 लोगों को वकील के भेष में कोर्ट परिसर में पहुंचा दिया। ये 2 लोग थे रविंद्र सावंत और नागेश मोहिते।
जो कल्याण कोर्ट में अश्विन नायक को टपकाने के मौके का इंतजार कर रहे थे। अदालत में सुनवाई खत्म हो चुकी थी। पुलिस पार्टी अश्विन नायक को लेकर चलने की तैयारी कर रही थी। उसी समय रविंद्र सावंत ने अश्विन नायक पर गोलियां बरसानी शुरू की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और पहली गोली अश्विन नायक के गर्दन में लगी और वो नीचे गिर गया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और रविंद्र सावंत को भी गोली लगी, वो भी नीचे गिर गया। नागेश मोहिते वहां से भाग गया और सदा मामा के पास पहुंच गया। अश्विन नायक की जान तो बच गई, लेकिन गले में गोली लगने की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। इस घटना की जानकारी जब अमर नायक को लगी तो वो गुस्से से उबलने लगा और सुमित खटाव को मारने का आदेश जारी कर दिया। इस काम के लिए उसने दिनेश मिठवाउकर और उस्मान फकीरा को जिम्मेदारी दी। 7 मई 1994 को सुमित खटाव अपने सफेद रंग की मर्सिडीज में बैठकर जा रहा था। उसकी गाड़ी रेस कोर्स के पास महालक्ष्मी के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी। उसी समय 2 बाइक सवार आए और उन्होंने सबसे पहले हथौड़े से कार की विंडशील्ड को तोड़ा और फिर बंदूक की नाल कार के अंदर करके लगातार फायरिंग की। गोली खटाव के साथ साथ उसके ड्राइवर को भी लगी। फिर भी उसके ड्राइवर ने गाड़ी को नायर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया, लेकिन रास्ते में ही सुमित खटाव की मौत हो गई। यह घटना मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ साथ शासन प्रशासन को भी हिला देने वाली थी। अमर नायक ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब तक सबसे बड़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद अब पुलिस प्रशासन किसी भी कीमत पर अमर नायक को पकड़ना और उसकी गैंग को खत्म करने का डिसीजन ले चुका था। इस बात की जिम्मेदारी उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को दी गई। पुलिस ने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया और आगे चलकर पुलिस को ये इनपुट मिला कि 10 अगस्त 1996 को अमर नायक मिदनापुर इलाके में आने वाला है। पुलिस ने अपनी फील्डिंग जमा ली और अमर नायक के आने का इंतजार करने लगी। इसके अलावा पुलिस के सामने एक चैलेंज ये भी था कि अमर नायक का कोई भी स्केच या फोटो उसके पास नहीं था। कोई भी अमर नायक को पहचानता नहीं था। पुलिस टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए अपने टारगेट का वेट कर रही थी। लगभग 12 बजे के बाद एक फिएट कार उस इलाके में एंटर हुई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पुलिस वालों ने पेशेंस रखते हुए कार के रुकने का इंतजार किया। जब कार रुकी तो उसमें से एक आदमी उतरा। उसे देखकर यह कंफर्म करना जरूरी था कि वो अमर नायक है या नहीं। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे आवाज लगाई कि अरे अमर, तू यहाँ कैसे? अमर नायक को अंदाजा भी नहीं था कि इस जगह पर पुलिस की फील्डिंग होगी। वो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आगे चलकर अमर नायक को यह एहसास हो गया कि ये तो कोई पुलिस वाला है। उसने उस पुलिस वाले पर फायरिंग की और वापस भागने लगा। तभी विजय सालस्कर की गाड़ी अमर नायक का पीछा कर रही थी और अमर विजय सालस्कर पर फायरिंग कर रहा था। पुलिस टीम अमर नायक को सरेंडर करने का कॉल दे रही थी, लेकिन जब अमर नायक ने फायरिंग जारी रखी तभी पुलिस की गाड़ी सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर चढ़ी। विजय सालस्कर गाड़ी से कूदकर अमर की तरफ भागने लगा। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी। इस बीच पुलिस टीम ने अमर के पैर पर फायरिंग की, लेकिन गोली पीठ पर लगी और अमर गिर गया। पुलिस टीम उसके पास आने लगी। वो एक बार फिर उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आगे की फायरिंग में अमर नायक मारा गया। दादर सब्जी मंडी से लेकर मिदनापुर तक का यह सफर अमर नायक के बनने और बिगड़ने की पूरी कहानी कहता है। आज की कहानी यहीं तक। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।